नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम थपलियाल और मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके बीच लेकर के आया हूं वो है उत्तराखंड LT भर्ती परीक्षा, जिसका कि अनाउंसमेंट UK SSSC के द्वारा इस भर्ती परीक्षा का किया गया है कि जिसमें जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस भर्ती विशेष का वो 6 नवंबर 2023 को अनाउंस होगा और इसकी भर्ती की जो परीक्षा की डेट है वो अब तक 10 मार्च 2023 प्रस्तावित है। तो इसी क्रम में मैं आपके बीच जो सहायक अध्यापक की ये भर्ती परीक्षा है इसमें हिंदी विषय को लेकर जो हमारा विषय है उसको लेकर के आपके बीच एक वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य जो विषय है उसमें जो आप भर्ती परीक्षा के लिए कौन कौन इसमें एलिजिबल है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस हालांकि जो 6 नवंबर को हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस भर्ती परीक्षा का जारी होगा उसमें एक डिटेल्ड आपके पास सिलेबस उसका नया उपस्थित होगा, लेकिन ये वाला जो सिलेबस है वो पिछली भर्ती परीक्षाओं के आधार पर हम इस पर बात करेंगे और जहाँ तक उम्मीद है वो पूरी तरह से कभी बदलता भी नहीं है, कभी नहीं बदलता, सिलेबस वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसके अलावा कि स्ट्रेटजी क्या हो, क्योंकि अभी आज की जो डेट है 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर से लेकर 10 मार्च तक का समय अगर हम मोटे तौर पर गिने तो 5 महीने का समय हमारे पास उपलब्ध है। तो इन 5 महीनों में हम किस तरह से बहुत अच्छी तैयारी करें कि 10 मार्च को जो परीक्षा हमारी होने वाली है LT की उसमें हम शॉर्ट सक्सेस को प्राप्त करें, बहुत अच्छे अंकों के साथ हम इस परीक्षा को उत्तीर्ण करें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये वीडियो मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ। हिंदी साहित्य को लेकर के हमारी ये सामान्य परिचर्चा है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि यानी कि हिंदी साहित्य से जिन्हें LT देना है उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसमें लिखा गया है क्योंकि 2 लाइनों के अंतर्गत यहाँ पे या अथवा शब्दों के प्रयोग से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि दरअसल इसकी एलिजिबिलिटी है क्या। तो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत सामान्य करके, बहुत साधारण करके आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य की एलिजिबिलिटी LT की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए क्या है। तो इसमें सबसे पहले है कि या तो देखिए इंटरमीडिएट लेवल पर आपके पास क्या विषय हो, इंटरमीडिएट लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास विषय होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक में आपके पास हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। हिंदी आपके पास एक विषय के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना, यानी 3 वर्षों तक हिंदी आपने पढ़ा हुआ हो ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में। और साथ ही में कभी ना कभी, अच्छा, संस्कृत को लेकर के भी एक एलिजिबिलिटी का कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा यहीं से बन रहा है। हिंदी आपके पास इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में होनी ही चाहिए, हिंदी से आपने स्नातक किया हुआ हो। और संस्कृत में क्या होना चाहिए, या तो आपने ग्रेजुएशन में इसे एक विषय के रूप में पढ़ा हो कि आपका कोई पेपर, एक पेपर किसी भी ईयर में, किसी भी सेमेस्टर में आपके पास एक संस्कृत का सब्जेक्ट था तो आप एलिजिबल हैं। और या तो अगर आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है तो या तो आपने इंटरमीडिएट में संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा हो। जो 5 विषय आपके संस्कृत, 5 या 6 जो आपके इंटरमीडिएट में यानी कि 12वीं में जो होते हैं उनमें संस्कृत एक होना चाहिए। ठीक है, तो संस्कृत या तो आपने इंटरमीडिएट में एक विषय के रूप में पढ़ा हो और या तो ग्रेजुएशन में पढ़ा हो संस्कृत, और हिंदी आपका जो विषय है उसमें तो आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। और इसके साथ क्योंकि अध्यापक की भर्ती परीक्षा है तो इसमें आपकी BEd होना ही चाहिए। BEd आपका 2 वर्षीय जो BEd होता है वो आपके पास 1 डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा जो टीचर के लिए एलिजिबिलिटी का जो होता है, या तो आपके पास, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की ये भर्ती परीक्षा है तो UTET और या तो CTET जो सेंट्रल लेवल का है, ये हर राज्य के लिए यहाँ पर वैलिड होता है। तो या तो आपके पास UTET हो या तो CTET हो, और कौन सा वाला, जो UTET 2 होता है। 2 प्रकार के होते हैं ना, एक प्राइमरी और एक जो जूनियर लेवल पे। तो क्योंकि LT भर्ती परीक्षा है तो जूनियर लेवल का आपके पास UTET हो या CTET होना चाहिए। तो अगर ये इस तरह से आप, अगर ये सारी अगर आपके पास एलिजिबिलिटीज़ हैं तो आप निश्चित रूप से अर्हता रखते हैं इस भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने की। आप निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में अपना फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और यहाँ पर एलिजिबिलिटी बनती है कि या तो आप में से 95-98% लोगों के पास जो एलिजिबल होंगे इसी प्रकार की एलिजिबिलिटी होगी, और या तो आपके पास एक और प्रकार का यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन बनता है कि आप किस तरह से एलिजिबल हो सकते हैं, वो है इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ। NCE, या उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, यहाँ पर मैं फोटो डाल दूंगा कि NCERT के किसी क्षेत्रीय संस्थान से आपने क्या किया हो, एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसे BA-Ed कहा जाता है। BA-Ed ये 4 वर्षीय कोर्स होता है जिसमें आपका जो है BA और B.Ed दोनों एक ही साथ होता है। या तो ये आपके पास हो तो इसमें आपके पास हिंदी एक विषय के रूप में हो,
ठीक है। और संस्कृत या तो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हो या तो इस कोर्स के 4 वर्ष के दौरान आपने कभी संस्कृत पढ़ा हो। तो संस्कृत की एलिजिबिलिटी मुझे लगता है आपको समझ में आ चुकी है। तो ये 2 प्रकार की एलिजिबिलिटी है, या तो आपके पास BA प्लस B.Ed, जो कि टोटल 5 वर्ष का ही होगा, क्योंकि B.Ed 2 वर्ष का, BA 3 वर्ष का, 5 साल का ये हो, या तो आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स में BA ऐड आपने किया हुआ हो, ठीक है, 4 इयर्स हिंदी प्लस संस्कृत, या संस्कृत अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, यहाँ नहीं पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल हैं, और या तो इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा है, इन BA में या BA ऐड में कभी पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मुझे लगता है कि आपको अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए, हिंदी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसलिए पैदा होता है क्योंकि यहाँ पर संस्कृत का जो रोल है वो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या इसमें है। देखिए, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों आपस में काफ़ी आपस के सब्जेक्ट हैं। तो आपको जो है, जब आप पढ़ाने जाएंगे किसी विद्यालय में, तो आपको हो सकता है कि हिंदी के साथ संस्कृत भी पढ़ाना पड़े, तो इसलिए इस तरह की एलिजिबिलिटी रखी जाती है। अच्छा, अब आपके पास थोड़ा सा मैं अंकों का काउंटिंग सिस्टम आपको समझा देता हूँ इसमें, कि आपको किस किस तरह से हिंदी साहित्य में अंकों का विभाजन आपको देखने को मिलेगा। तो अंक विभाजन हम कर लेते हैं इस भर्ती परीक्षा का। अंक विभाजन, ठीक है, मोटे तौर पर अंक विभाजन आप लोग जानते ही हैं, 70 + 30 का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी 30 + 70, ये आपका जो है अंकों का विभाजन होगा। 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी, और 100 प्रश्न आपको इन 2 घंटों के अंदर करने होंगे। 100 में से 30 प्रश्न जो आपके होंगे ये शैक्षिक अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड आप इसे कहते हैं, शैक्षिक अभिवृत्ति के होंगे, क्योंकि एक अच्छा अध्यापक होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है शिक्षण किस तरह से किया जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी एक कम से कम बेसिक समझ रखते हो, खास करके तब जब आपने B.Ed भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो शैक्षिक अभिवृत्ति आपने वहाँ पढ़ी होगी, तो निश्चित रूप से आपके लिए वहाँ से हेल्प मिलेगी B.Ed के दौरान। और 70 नंबर का जो आपका होगा वो विषय से संबंधित प्रश्न इस 70 नंबर के पूछे जाएंगे। अच्छा, इस 70 नंबर में भी मैं आपको थोड़ा सा और डिवीज़न करके बताऊँगा कि संस्कृत से क्या आएगा, हिंदी से क्या आएगा मोटे तौर पर। तो शैक्षिक अभिवृत्ति 30 अंकों का और 70 नंबर का विषय से संबंधित आपका पूछा जाएगा इस भर्ती परीक्षा में, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अंक विभाजन में ही थोड़ा सा और डिटेल्ड, अगर हम इसका वर्जन देखें, इन 70 नंबर का डिवीज़न किस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि कभी कभी हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा का डिवीज़न बनता हो, जो मैं आपको बताऊँगा। ये जो 70 नंबर हैं, इन 70 नंबर में से एक तो स्नातक स्तर के प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और इंटरमीडिएट लेवल के, यानी कि मैं लिख लेता हूँ 12th लेवल के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर भी डिवीज़न काफ़ी मैटर करता है। देखिए, 70 में से 42 यानी 42 प्रश्न जो हैं आपके हिंदी के सीधे सीधे स्नातक स्तरीय पूछे जाएंगे। अच्छा, ये स्तर से आप बिल्कुल डिटरमाइन नहीं कर सकते हिंदी का कि 12वीं का है या स्नातक का है, क्योंकि विषय तो विषय है, ठीक है ना। और 12वीं में जो बचे हैं आपके 28 प्रश्न 70 में से, ठीक है ना, 28, इनमें से 12th का 14 नंबर की आपकी 12वीं के लेवल की हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, और 14 नंबर की पूछी जाएगी संस्कृत, ठीक है। तो ये तय कर पाना तो मुश्किल होगा कि इसमें से कितने आपके जो है स्नातक के हैं, कितने हिंदी के हैं, लेकिन फिर भी 70 नंबर में से हिंदी और संस्कृत का रोल अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हिंदी के लिए आपके पास 42 और 16 कितना हो गया आपके पास 56 क्वेश्चन आपके हिंदी के, यानी 56 प्रश्न आपके हिंदी के, और 14 प्रश्न आपके संस्कृत के पूछे जाएंगे। और संस्कृत किस लेवल का पूछा जाएगा, संस्कृत पूछी जाएगी आपसे इंटरमीडिएट लेवल की, ठीक है ना, 12वीं तक की संस्कृत आपसे पूछी जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है। ये सवाल आपके पास निश्चित रूप से आता होगा कि बुक लिस्ट क्या बनाएं, कहाँ से हम इन 70 नंबर को कवर करें, कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये नो ब्रेनर होना चाहिए, बिल्कुल 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये जो है एक अध्यापक भर्ती परीक्षा है, आपको स्कूल में जाकर के पढ़ाना है। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो किताब हो जाती है वो हो जाती है NCERT की किताबें, जो 12वीं तक की आपकी छपती हैं NCERT के द्वारा। तो इसमें आपको पढ़ना है। तो जो 28 नंबर का मैंने बताया ना, तो वो तो सीधा सीधा पूछा जाएगा 12वीं तक की 12th की NCERT से ही आपको जो है पूछा जाएगा। NCERT आपकी पूछी जाएगी 12वीं तक की,
ठीक है ना। यानी कि आप मोटे तौर पर देख सकते हैं 6th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी आपको देखनी पड़ेगी। उसमें जो भी जितने भी कवियों का, जितने भी लेखकों का जीवन परिचय से लेकर के जो रचना उसमें लगी हुई है वो आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, हिंदी की भी और संस्कृत की भी। तो 28 नंबर आपके निश्चित रूप से 12वीं तक की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली है तो वो आप निश्चित रूप से पढ़ पाएंगे। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर इतनी सारी एनसीईआरटी किताबें कहाँ से हम खरीदें, ये तो बहुत बड़ी बुक लिस्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके, या कि आप में से कोई अगर आईफोन यूज़ करता है तो उसके जो है प्ले स्टोर पर जा करके आप जो है एनसीईआरटी नाम का कोई सा भी ऐप निकालिए, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। 10 MB से भी कम का ऐप निकलता है, कोई सा भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी एनसीईआरटी किताबें हर विषय की आपके पास उपलब्ध होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, एक एक उसका अच्छे से आपको नोट्स बनाना है। एनसीईआरटी से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं। एक एक शब्द आपको शब्दशः पूरी एनसीईआरटी याद होनी चाहिए, शुरू से लेकर के आखिर तक, ठीक है ना। और एनसीईआरटी भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग चलती हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा फोकस उन एनसीईआरटी पे करना है जो उत्तराखंड राज्य में चलती है, ठीक है। जैसे क्षितिज एक किताब शायद 9th में चलती है, एक आरोहक नाम से एक चलती है, वितान, कृतिका, ये सारी किताबें जो हमने 12वीं तक पढ़ी हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी निश्चित रूप से, ठीक है। और 6ठी से आपको शुरू करना चाहिए। वैसे तो 9th 10th से ज़्यादा संभावना है, लेकिन शुरुआत अगर आप 6ठी से कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो रणनीति का एक हिस्सा तो हमारा ये है। दूसरा चैलेंज जो आता है हमारे पास कि भाई स्नातक स्तरीय जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल के जो 42 प्रश्न आपको करने हैं वो कहाँ से करने हैं। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है निश्चित रूप से, पूरी की पूरी, कंप्लीट टू कंप्लीट, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो देखना है कि 6ठी से लेकर के 12वीं तक कितने रचनाकारों का वहाँ पर नाम, यानी कि कितने रचनाकारों की रचनाएं वहाँ पे लगी हो, चाहे कविता लगी हुई है, चाहे गद्य से रिलेटेड कोई भी रचना लगी हुई है, वो आपको सारी की सारी निकाल देनी है। उन सब का लिस्ट आप बनाइए। जैसे अज्ञेय की अगर कविता है, निराला की कौन कौन सी कविता लगी हुई है, महादेवी वर्मा की कौन कौन से संस्मरण या कविता लगी हुई है, तो जो जो भी लगा हुआ है उसको आपको नाम लिस्ट करना है और उन सारे कवियों की सारी रचनाएं, उनके बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना है, ठीक है। वो हम निश्चित रूप से जब हमारी क्लास जो है 3 अक्टूबर यानी कल से सुबह 8:30 बजे शुरू हो रही है, तो उसकी डिटेल मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा कि वो आपको कहाँ कहाँ से आप उस क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पहले डेमो क्लास मिलेगी, उसके बाद आपसे जो है, उसके बाद जब आप उसको ज्वाइन करेंगे, उसमें फीस वगैरह फिल करेंगे, तो निश्चित रूप से आप उसमें एनरोल हो जाएंगे। वो डिटेल में आपको ज़रूर आपकी स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा उस समय, ठीक है। तो स्नातक स्तरीय हम बात कर रहे हैं कि कहाँ से आपको जो है पढ़ाई करनी चाहिए यहाँ से। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। अच्छा, सिलेबस, इससे पहले मैं थोड़ा सा स्नातक स्तरीय देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या इसका डिटेल सिलेबस इसमें है। स्ट्रेटजी पर बाद में आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी हमने वैसे डिस्कस कर ली है। पाठ्यक्रम, हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम बहुत डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया जाता है, केवल 7 से 8 पॉइंट आपको दिए जाएंगे और इससे ज़्यादा सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता। फिर भी हम पाठ्यक्रम को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ज़्यादा समझ हमारी एक अच्छी विकसित हो इसके लिए। तो सामान्य समझ में 2 हिस्से हम कर सकते हैं सिलेबस के, एक तो व्याकरण का हिस्सा है और एक साहित्य का हिस्सा है। व्याकरण का हिस्सा और दूसरा है साहित्य का हिस्सा। व्याकरण में क्या क्या आता है? व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ा व्याकरण का बहुत बड़ा हिस्सा इन 3 शब्दों में समा चुका है, ठीक है। बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आ चुका है। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है मुहावरे, लोकोक्ति, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है। इसके अलावा इसमें है आपका जो देवनागरी लिपि है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देवनागरी लिपि। इसके अलावा देवनागरी लिपि प्लस हिंदी भाषा का विकास कि प्राकृत, पाली और अपभ्रंश से किस तरह से हिंदी का जो विकास क्रम है वो किस तरह से डेवलप हुआ है, जो हिंदी का वर्तमान स्वरूप है वहाँ तक आपसे जो है प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। तो देवनागरी लिपि का भी विकास और हिंदी भाषा का भी विकास आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक हिस्सा जो आप ग्रेजुएशन लेवल पर माने तो आप इसको थोड़ा सा काव्यशास्त्र का हिस्सा मान सकते हैं, और वरना इसे आप काव्यशास्त्र का हिस्सा आप मान सकते हैं। काव्यशास्त्र बहुत डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा, ये एक अच्छी, क्योंकि जो अध्यापक आप स्कूल लेवल पर बनेंगे वहाँ पर काव्यशास्त्र नहीं पढ़ाना होगा आपको, तो पूछा भी नहीं जाएगा आपके लिए। तो रस, छंद और अलंकार, केवल ये 3 टॉपिक आपसे
यहाँ पर पूछे गए हैं, रस, छंद और अलंकार। ये भी आप व्याकरण में ही मान सकते हैं, काव्यशास्त्र मैंने केवल नाम के लिए लिख लिया यहाँ पर, व्याकरण का ही हिस्सा जो आपको स्कूल लेवल पर पढ़ाना होगा, स्कूल लेवल पर आपने पढ़ा भी होगा, रस, छंद और अलंकार यहाँ से। तो ये आपका व्याकरण के मोटे तौर पर पूरा हिस्सा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स और जो पूरा जो संवैधानिक स्ट्रक्चर हिंदी भाषा का है, संविधान में क्या क्या स्थान हिंदी को मिला हुआ है, वो सब आपको पढ़ना पड़ सकता है। वो हिंदी भाषा के विकास में ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, व्याकरण का हिस्सा डन हो चुका है। साहित्य का हिस्सा इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो साहित्य में दो हिस्से आ जाते हैं साहित्य के। एक आ जाता है आपका पद्य यानी कविता का हिस्सा, पोइट्री का हिस्सा। दूसरा आ जाता है गद्य यानी प्रोज का हिस्सा। पद्य में आप लोग देखेंगे कि पद्य में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आदिकाल आपके सिलेबस में नहीं है, आपका सिलेबस शुरू होता है भक्ति काल से। भक्ति काल से आप लोगों का सिलेबस शुरू होता है और छायावादोत्तर कविता, छायावादोत्तर कविता तक। अच्छा, छायावादोत्तर भी कहाँ तक है ये भी कोई बहुत फिक्स करके नहीं बताया गया है कि प्रयोगवाद तक है या नई कविता तक है, साठोत्तरी कविता तक है या समकालीन कविता तक है। तो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए छायावादोत्तर कविता का मतलब हम ले लेंगे आज तक जो कविता हिंदी साहित्य में चल रही है मोटे तौर पर, वहाँ तक हम पढ़ाएंगे आपको। छायावादोत्तर कविता का मतलब अगर हम ये चुने तो भक्तिकाल से लेकर छायावादोत्तर कविता तक आपको पूरी कविता का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और इसके अलावा गद्य साहित्य में जो जितनी भी गद्य विधाएँ हैं, ठीक है ना, आपका जो कहानी है, उपन्यास है या निबंध है, नाटक हैं, रेखा चित्र हैं और जो जीवनी है, संस्मरण है, ये सारी जो विधाएं हैं, इनका जो मुख्य जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, वो 100% कवर करवाया जाएगा। आपकी जो क्लासेस अब शुरू होंगी कल सुबह 8:30 बजे से, वो आपके लिए पूरी डिटेल मैं आपको उसमें दे दूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक मोटे तौर पर सिलेबस हमने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना आपको कहाँ से चाहिए, इसके लिए मैं लिख लेता हूँ स्ट्रैटेजी, रणनीति। तो स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है उसको अगर आपको पास करना है तो उसके लिए आपको, मुझे लगता है सबसे पहले तो आपने, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर आपने हिंदी पढ़ी होगी और पढ़ी नहीं भी है तो डिग्री तो आपके पास है ही, तो आयोग आपसे उम्मीद करेगा कि आपको जो है साहित्य के इतिहास की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा, यानी आप हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास कम से कम 50 लोगों ने लिखा होगा, तो 50 लोगों का सिलेबस आप 50 वर्षों में भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको केवल एक बुक पढ़नी है, हिंदी साहित्य का इतिहास। किताब का नाम ही ये है, बाई R.C. शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपको पढ़नी चाहिए अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, नहीं समय है तो आपके लिए एक और जो उपाय हो सकता है वो है गाइड। कोई सी भी गाइड आप उठाइए, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की गाइड उठाइए, चाहे दृष्टि के UGC नेट की गाइड उठाइए। अच्छा, वो उसमें भी पूरी डिटेल में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, वो भी केवल याद रखते हुए कि अध्यापक भर्ती परीक्षा है तो उसके सिलेबस के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, LT के लेवल के हिसाब से आपको किसी भी गाइड को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जो गाइडें मैंने पढ़ी हैं जो अच्छी हैं किसी भी भर्ती परीक्षा हिंदी साहित्य को लेकर के, तो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे का आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है, वो जो है वस्तुनिष्ठ रूप में दी हुई है। और उसके अलावा आप दृष्टि का भी, दृष्टि की जो किताब है UGC नेट की, उसकी आप सहायता ले सकते हैं। और नहीं तो इसके अलावा जो छात्र हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, जो हम हमारे उसमें यहाँ एडमिशन लेंगे हमारे संस्थान में, तो उन्हें तो हम निश्चित रूप से पूरी PDF, पूरी लाइव क्लास सब कुछ अवेलेबल कराएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के भी सारे नोट से लेकर के इन गाइडों से जो भी आपके लिए पुरानी एनालिसिस करते हुए पूरा हम आपको जो है PDF उसका और पूरा स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ PDF का स्टडी मटेरियल जो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा अपने संस्थान में, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो तो केवल पूरा LT भर्ती परीक्षा को लेकर पूरा स्पेसिफिक ही उसके लिए बनेगा, और यहाँ से तो आपको अपने मतलब से निकालना पड़ेगा। तो जो विद्यार्थी आप में से कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें तो पूरी तरह से PDF पूरा स्पेसिफिक उसके लिए मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, और जो
चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी ही करें, खुद ही पढ़ें, तो उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गाइड से आपको अपने लिए देखना पड़ेगा और रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास का आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, बेसिक जो भी है, ठीक है ना। और स्नातक स्तर पर अगर आपने अच्छे से हिंदी पढ़ी हुई होगी तो निश्चित रूप से आपके लिए कोई जो है बहुत कठिन आपके लिए भर्ती परीक्षा नहीं होने वाली है। 5 महीने का समय आपके लिए है, 5 में से 4 महीना सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, और लास्ट महीना जो है आप उसको 2-3 बार सिलेबस को रिवाइज करिए। बहुत कठिन आपके लिए भर्ती परीक्षा होने वाली नहीं है। अच्छे खासे पद हिंदी में हर बार आते हैं, और इसके अलावा अभी बढ़ने की भी संभावना है कि जो 657 की अभी अनाउंसमेंट हुई है, इसके अलावा आगे भी आपके लिए जो है और पद इसमें बढ़ने की संभावना है। तो निश्चित रूप से पूरी तरह आशान्वित होकर के, पूरी तरह से मोटिवेटेड होकर के इस परीक्षा की तैयारी करिए। हम आपकी इस परीक्षा में साथ दे रहे हैं। आपकी तैयारी को हम और सुदृढ़ करेंगे अपने शिक्षण के अनुभव के द्वारा, आपके स्टडी मटेरियल लाइव क्लासेस के द्वारा। तो फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स आपको उसमें देखनी है तो हमारे स्क्रीन पर आप चल रहा मोबाइल नंबर पर आप जो है फ़ोन करिए, वहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। कल सुबह 3 अक्टूबर से 8:30 बजे हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।